अच्छा भाई, आप रिसेंटली चाइना होकर आया। हाँ। चाइना कैसा लगा आपको, सिंस आप यूएस चाइना दोनों घूम चुके हो, और दोनों कंट्रीज में ही आजकल सुपर पावर बनने का कंपटीशन चल रहा है, और इंडिया पता नहीं क्यों दावेदारी में आता है, पर हालांकि हम हवाबाजी में नंबर वन है ही है, पर रियलिटी आप अगर बता पाओ देखो, कि इंडिया और आपको क्या चाइना के लगा। बीच में कितना कंपैरिजन है ना, ये मैं आपको इस बात से बताता हूँ कि यूएस भी चाइना के आसपास नहीं है। अब आप समझ लो इंडिया कहाँ है, बोलने की ज़रूरत है नहीं है ना। मैं शंघाई में था इस साल, मैं टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ का स्काईलाइन बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बाद मुझे सबसे अच्छा स्काईलाइन टोरंटो का लगता है, और है भी, ठीक है। और मैं डाउन टाउन में रहता हूँ, अभी तो नहीं रहता लेकिन रहता था, काफ़ी वक्त रहा हूँ मैं वहाँ पे। और जब मैं शंघाई का मैंने स्काईलाइन देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो। भाई वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुंच गया। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, चोंगचिंग चले जाओ, ग्वांजाओ चले जाओ, शेंजन चले जाओ, चंगडू चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेम ही लेवल है भाई। और मैं आपको, ये तो हो गया चलो कि मेरे को ऐसा दिखा, और आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ऑटोमेटिक टैक्सीज हैं, रोबोट्स पानी देने हाँ आते हैं देखा। होटल में, सब सच है। कुछ और फैक्ट्स बात करते हैं। होमलेसनेस दिखाई नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखा। चोरी चमारी दिखी नहीं। मैं हॉस्टल में था, $10 का हॉस्टल था, कितना, 800 रुपये। हॉस्टल के अंदर साफ सफाई इतनी ज़्यादा थी कि वो वॉशरूम के अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि क्या बढ़िया खूबसूरत, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है और इतना क्लीन है यार। वो सीट अपने आप उठ जा रही है, अपने आप नीचे चली जा रही है, गर्म हो जा रही है, हाथ डालो साबुन आ जा रहा है, हाथ डालो हवा चल रही है, हाथ डालो पेपर नैपकिन आ जा रहा है, इतना साफ सुथरा। अंदर हॉस्टल का रूम भी साफ सुथरा, आपका जो बेड है वो भी साफ सुथरा। नीचे एक पूरा लॉबी एरिया है जहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठ करके अपना गेम खेल रहे हैं, मैं भी उनके साथ बैठ करके एडिटिंग कर रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। फिर अचानक से सबके मूड बना, ए चलो आओ खाना खा करके आते हैं। तो मैं उठा कि चलो खाना खा करके आते हैं। मैं अपना लैपटॉप वैपटॉप समेटने लगा, बैग में डाला, बोला इसको रहना है, चलो। फ़ोन उठाया और सब निकल गए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्यों? बोला कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा? इट्स नॉट अबाउट कि मॉनिटर हो रहा है, कैमराज लगे हुए हैं, भाई लोग ही नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं। यूएस में ये पॉसिबल नहीं है भाई, यूएस में ये पॉसिबल नहीं। यूएस के हॉस्टल में तुम छोड़ करके आ जाओ सामान, कोई ना कोई तो उठा लेगा। आपकी गाड़ी तोड़ तो दी हाँ थी। हाँ बिल्कुल, इस पे ये भी एक टॉपिक है, इस पे आते हैं अभी। वो भाई चाइना इतना सॉलिड है कि चोरी चमारी है ही नहीं। लोग इतने प्यारे हैं और इतना ऐसे, और इतने फ्रेंडली लोग, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ, जैसे फॉरेनर्स के साथ हम यहाँ करते हैं जो गलत, वैसे चाइनीज कर रहे थे मेरे साथ। कैन आई हैव अ पिक्चर एंड इंग्लिश भी हमारी जनरेशन के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी चीज कि चाइना के अंदर महंगाई ना के बराबर है, ठीक है, हर चीज सस्ती है। जो ट्रेन यूएस में जिस डिस्टेंस के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए दे दोगे स्लीपर में, वो ट्रेन चाइना के अंदर 8,000-10,000 रुपए की है, और फास्ट 6-7 टाइम्स फास्ट है अमेरिका से। अमेरिका में वो जो सियाटल टू चलती है शिकागो तक ट्रेन, वो शायद 45 घंटे लेती है, वो सेम डिस्टेंस चाइना 9 घंटे में कंप्लीट करता है। 5 गुना फास्ट है और काफ़ी सस्ते में। और अभी एक और ट्रेन आ रही है, वो 600 किलोमीटर पर आवर है, वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। अभी शंघाई में तो शुरू हो गई, एयरपोर्ट से शंघाई तक, वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। वो होने के बाद तो ये डिस्टेंस शायद 6 घंटे का हो जाएगा या 5 घंटे का हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है 45 घंटे वाला चाइना। और एक और फैक्ट, 35 करोड़ की जनता है यूएस के अंदर, उसमें से सिर्फ 70% के पास अपना घर है खुद का, जो रेंट नहीं देते हैं। कितने हो गए? 20 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ हैं लोग रहते हैं चाइना में, उसमें से 90% लोगों के पास अपना घर है। कितने हो गए? 120-22 करोड़। 120-22 करोड़ लोगों के पास चाइना में अपना खुद का घर है। और चाइना सिर्फ नंबर ऑफ पीपल में इतना आगे नहीं है, एक्चुअली दुनिया में भी वो नंबर 1 पे। छोटे से छोटे देश में भी 100% लोगों के पास घर नहीं है। सही बात है भाई। ये फैक्ट्स, और ये मतलब वो फैक्ट्स हैं जो आप गूगल करके देख सकते हो, ऐसे मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे चौल वगैरह ऐसा कुछ कहीं दिखता ही नहीं मुझे चाइना तो नहीं में? दिखा भाई। हालांकि चाइना बहुत बड़ा है, मैं इतना नहीं कह सकता कि मैंने पूरा चाइना घुमा है, मैंने बहुत ब्रीफ टूर रहा है मेरा, 2-4 सिटीज़ का ही हुआ है। तो मैं चाइना लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं अमेरिका कर रहा हूँ ना इस बार, वैसे मैं चाइना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये देखने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर मेरा शीशा टूटेगा गाड़ी का। शीशा कहाँ टूटा आपका? अमेरिका में एक जगह है पोर्टलैंड, एक स्टेट है ऑरेगन, उसकी कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा शहर है।
कैपिटल है कि नहीं पता नहीं, हाँ बट सबसे बड़ा शहर है। और वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई हॉस्टल के सामने पार्किंग पे। हॉस्टल मेन रोड पे था, मेन रोड पे गाड़ी लगाई मैंने, और मैंने गाड़ी के पार्किंग के पैसे दिए हॉस्टल को, $10 एक दिन का, 24 घंटे की पार्किंग का। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ना आया कि यार ये मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो मैंने गाड़ी के अंदर से ऐसे लैपटॉप मैकबुक सब निकाल लिया, मेन कैमरा निकाल लिया और सब ले जा करके मैंने हॉस्टल में रख लिया और मैं सो गया। अगले दिन सोकर उठा, नीचे गया, गाड़ी में कुछ और सामान रह गया था मेरा, कुछ लाने गया हूँगा नीचे में, और मैंने देखा गाड़ी के पीछे वाला जो विंडो होता है, बैक विंडो, पूरा टूट करके बाहर गिरा हुआ है। और एक बैग था पीछे की साइड पर, लैपटॉप बैग, वो गायब है। मेरी किस्मत अच्छी कि उस लैपटॉप बैग के अंदर कुछ नहीं था, और मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने आगे फिर दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं देखा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। मैं गाड़ी के अंदर रहता हूँ तो बहुत सारा सामान भरा हुआ था। अभी भी उस गाड़ी के अंदर मैंने खोल करके देखा, ड्रोन की बैटरीज थी, ड्रोन था, रिमोट कंट्रोलर था, एक 2-3 गोप्रोस पड़े हुए थे, बहुत कुछ पड़ा हुआ था उस गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं तो कम से कम $2-4-5 हज़ार का सामान तो गाड़ी के अंदर था। सिर्फ गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, जो वो आराम से लेके जा सकता था। क्या किस्मत थी मेरी कि वो नहीं लेकर के गया, मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन शीशा तो उसने तोड़ा। हो सकता है शायद कोई आ गया हो सकता है वो ड्रंक हो सकता है जो उसके हाथ में आया उसके बाद उसको लगा कि अरे फुटेज वगैरह चेक करी थी आपने सीसीटीवी पे कि क्या हुआ सीसीटीवी में था नहीं। और आपने पुलिस कंप्लेन? क्या फ़ायदा था, सीसीटीवी है नहीं, क्या पता चलेगा। और ये मैंने पता किया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी का गाड़ी टूट ही रहा है। वहाँ पे पुलिस भी तो लाचार है, कुछ कर नहीं पाती सिटीजन के अगेंस्ट। भाई चोरी लीगल कर दी उन्होंने कुछ अमाउंट तक की, तो और क्या ही हेल्पलेस होंगे पता भाई, नहीं। वो चोरी लीगल करनी पड़ रही है भाई। इट्स अ फेल्ड सिस्टम। लिबर्टी के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। भाई हम खुद जब यूएस में थे तो हम खुद सोच रहे थे कि भाई फोन वोन चिपका के रखो अपने से, क्योंकि भाई इतनी चोरी लीगल है तो भाई आराम से चुरा सकते हैं तो मेरा फोन फ्रेंड वगैरह। है तो शुभम, वो सैन फ्रांसिस्को में इस दिन पहुंचा, उसी दिन मेट्रो में उसका नया कैमरा खरीद के गया था, कैमरा चोरी हो गया। मेट्रो में ऐसे रखा था और इधर देखा और यहाँ से कैमरा गायब हो गया। और मैं चाइना में, शंघाई बड़ा शहर है, बड़े शहरों में ज़्यादा क्राइम होता है। छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। बड़े शहर में मैं लैपटॉप छोड़ करके, लैपटॉप, छोटे छोटे चार्जर्स, SD कार्ड सब टेबल पे ऐसे छूटा हुआ है। मैं तो फिर भी ऐसे फ्लैप गिरा रखा है, कुछ लोगों को तो फ्लैप भी ओपन है। और हम खाने गए 2-2 घंटे वॉक करके वापस आए, एक इंटैक्ट चीज़ें रखी हुई हैं हॉस्टल में जहाँ पर ट्रैवलर्स आ रहे जा रहे हैं। बहुत आगे भाई वो देश, तो हमसे तो बहुत ही आगे चला। चाइना एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका हाथ पकड़ने के लिए ना किसी तरीके का चमत्कार चाहिए भाई। और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें इन आर्म फोर्सेस में भी, जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग। वी आर दैट पावरफुल भाई। हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बना, बॉम्ब्स बना रखे भाई मच्छर। भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन, एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जगह आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी उन्होंने उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। भाई पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर, तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। देखिए, चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, US से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम, चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर, बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी, जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है। मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, जो वो बताएंगे नहीं लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे?
लड़कियों को परमिशन। मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है शंघाई से, बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए, मेरे को तो नहीं मिलती। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की बोले हाँ। माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी फिलहाल सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं कर सकते हैं। वहाँ के लोकल उस पे जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको और मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, हाँ, वो उतना पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या, वो मौज ही लेगा। हाँ एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। क्या मैनेज किया यार उसको। आज हमारे यहाँ पर ये जो 363 है आज AQI जिस वक्त पे, अभी जो इसमें हम सांस ले रहे हैं, मेरे को चोक हो रखा है गला मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस माहौल में नहीं रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। करेक्ट। दूसरे देशों में सही बात है। इस एयर पॉल्यूशन लेवल पे स्कूल बंद नहीं होता, सिर्फ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, एक लॉकडाउन हो जाता है। ये इतना ज्यादा खराब है। ये थोड़ा मोड़ा खराब नहीं है, दिस इज डेंजरस। और जिंदगी नॉर्मल चल रही है भाई इस देश में। भाई मेरे को तो लोगों का ही नहीं समझ आ रहा। लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं ऐसे मौसम। ऐसा हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है, ऐसी जीना है, ये चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता, आप जीना भी नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली वही चल रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं लोग, पर जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है ना। हाँ। कुछ अगर लोग सेटल डाउन नहीं भी हों, चॉइस नहीं है लोगों के पास। लोग जो जिनको समझ नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो बोल रहे हैं। हाँ। पर क्या हो रहा है बोलने का? कुछ नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो बस AQI की मशीन के चारों तरफ ट्रक से पानी गिरा रहे हैं बस वो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वो भी तो फेल हो गई। होगा ना, आप कहीं की टेक्नोलॉजी कहीं आप यूज कर रहे हो, आपकी टोपोग्राफी अलग है, उनकी टोपोग्राफी अलग है जहाँ पर सीडिंग हुई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर सकते आप हर चीज़ फुल प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी, उसका काम तो कुछ नहीं है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगाओ। आप ये तो बोलो कम से कम दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। मुझे बहुत मजा आता है यार पटाखे फोड़ने में। मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि अगर बैन लग जाए तो। लेकिन सच में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, क्या आप उसके अगल बगल पटाखा फोड़ना चाहोगे? डरेगा ही वो तो। नहीं, ऐसा वाला चलो जिसमें बम नहीं है, खाली धुआं धुआं। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, जो 2 साल का है, आप कमरे के अंदर एक वो जिसमें आवाज नहीं होता है, किसी वो डरे, उससे पूरा धुआं भरना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन अभी इस वक्त शहर में हो रखा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार भूल जा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। और बताओ भाई, आप और चाइना गए हो, चाइना में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर, लाइक हम मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है, वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर
के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी, तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो इंग्लिश translation? जानता था, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था? उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसकी टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता है क्या चल गया है? पाम पे आ गया। हैंड, हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको? मैगलेव ट्रेन हवा मैगलेव ट्रेन। अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है, हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो एक वो हवा तरीके में से चल रही हवा होती में है चल रही मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28 फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे, जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता है बीच में, वहाँ पे दुकानें हैं, सब है, मंदिर हैं वहाँ पे। उधर गया, उधर तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए, और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, पूरा टाउन बना रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई। उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर। लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है। लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं, तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं, मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द सब कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो, अगर आप चाइनीज़ खाना, मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक
वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई कैन ईट समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने, देखिए रिजीम जो है जो ऐसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो सीसीपी पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर, आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में, और एक कल्चरल रूट्स भी है बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने, जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने रोबोट्स और हाँ, ये वो आई थिंक type? रोबोट्स वाले जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। मैं तो बोला अलग ही, चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे, केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टी डिस्क कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं सारे काम उस village में सब कुछ हो रहा उन्हीं है के लिए। विलेज में। हाँ, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस एक बन गई है, मतलब हाँ, वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप वहाँ पे पर ईयर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो विलेज। आप सोच के देखो, 500,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर ईयर वहाँ पे विजिट करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दिमाग लगाया चाइनीज़ लोगों ने उस पर। पर आपको रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ये ज्यादा दिमागी कीड़े हैं बिल्कुल चाइनीज, ऐसा नहीं लगा आपको? है दिमागी कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ में उन्होंने जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया उन्होंने एक नया। अब क्या होता है कि अब भाई मतलब चाइना के अंदर लगभग पता नहीं कितने, मैं देख रहा था, मैं स्टैट पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 मिलियन कैमराज लगे हैं पूरे चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर कैमराज लगे हैं और एआई में उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हम भाई 2030 तक लीडर बनना चाहते हैं एआई में। तो अब क्या करते हैं, जितने भी कैमरा है ना, काफ़ी कैमरास कैपेबल हैं कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा होता है तो वो सबके फेस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चौराहा है, वहाँ पे जे वॉक कर दिया किसी ने या सिग्नल तोड़ दिया, जितनी देर खड़े हो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपके क्रेडिट स्कोर से माइनस हो गया। एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है आपका। अब आपका क्रेडिट स्कोर जितना नीचे जाएगा फिर नुकसान क्या है, लोन नहीं मिलेगा। आपकी फ़्लाइट, आप बुलेट ट्रेन नहीं बुक करवा पाओगे, आप फ्लाइट नहीं बुक करवा पाओगे, आप महंगे होटल में नहीं रुक पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दिया तो भाई आपकी पब्लिक शेमिंग होगी, आपका फ़ोटो आ रहा होगा हर जगह पे, बेइज्जती होगी। तो ये जब आप जैसे किसी फ्लाइट में बैठोगे ना वहाँ पे,
तो वो ऐसे बोलेंगे, कई बार फ्लाइट में बोलते हैं कि भाई ये ना बेल्ट ढंग से बेल्ट लगा लो, नहीं तो क्रेडिट सिस्टम में से माइनस कर देंगे। ओ शिट, टूरिस्ट को भी बोल देते हैं? टूरिस्ट के लिए भी वैसे मेंटेन करते हैं? टूरिस्ट के लिए मेंटेन करते हैं। चाइना के अंदर एक चीज़ है, हर एक बंदा स्पाई है। वो ये मानते हैं? आप ये मान के चलो कि अगर आपने कुछ गलत किया और आप फॉरेनर हो तो कोई ना कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मैं जब डेंडोंग से उड़ रहा था, डेंडोंग से शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। अब डेंडोंग सिटी जो है, मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे, अब वहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, तो जब भी किसी मिलिट्री वाले एयरपोर्ट के आसपास से या किसी इंस्टॉलेशन के आसपास से फ़्लाइट उड़ती है तो वो आपका वो गिरवा देते हैं, वो बंद करवा देते हैं विंडो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि विंडो बंद कर दो। अब भाई हम तो व्लॉगर, हमें तो कुछ तो शूट करना है बाहर ऐसे कैमरा निकाल के, तो मैंने ना विंडो से ऐसा हल्का खोल के, वो तो भाई साइड वाले बंदे ने मेरी शिकायत कर दी कि ये मेरे खोल के देख रहा है, कुछ शूट कर रहा है। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और आप देखो ना, अब कुछ तो वजह होगी कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रही ढंग से, ईजिली नहीं मिलते। वहाँ पे आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ वीज़ा लगता कैसा, ईजी लगा हार्ड लगा? भाई हमारे लिए तो बहुत ईजी है। पर हमें भी बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना टूरिस्ट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा देता है भाई, अब चाइना देता है, बहुत ईजिली देता है। और एक यही चीज़ मेरे पहले तो लोग बिजनेस का अप्लाई करके जाते थे घूमने वूमने, पहले जाते थे, और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, हमारे लिए इतना आसान क्यों है? ऐसा क्यों? शायद उन्हें अपनी AI टेक्नोलॉजी जो है और सिक्योरिटी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आपको कोई कैमरा यूज़ करने से रोकेगा नहीं चाइना में, जैसे मैं सोच रहा था। पहले मैं सोच रहा था चाइना है भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं कैमरा हर जगह यूज़ करूँगा तो कोई तो रोकेगा, पुलिस वाला आगे कि क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि एक फुटप्रिंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, इतने कैमराज हैं। और भाई चाइना रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी फक्ड अप है कि वहाँ पे चलते नहीं है रिलेशन, ज्यादा टिकते नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम है वहाँ पे। नोटिस किया है आपने वहाँ? मैंने उस जिस दोस्त की बात बता रहा था उससे मैंने काफ़ी बात करी थी इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि वैसे तो टेक्नोलॉजिकली भाई बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया जैसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच बात है ये। जैसे हमारे अंदर वहाँ पे क्या है कि लोग प्रेशर में बहुत चीज़ें, एक दूसरे को कि भाई इसने मेरे से अच्छा कर लिया, हर कोई कंपैरिजन। हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक वार्मथ भी है थोड़ी सी। जैसे आप, हमारे अंदर दोस्ती ज़्यादा अच्छी है। हम किसी दोस्त को ये नहीं पूछते कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम थोड़ा उसका टाइम भी ख़राब कर दें, हम दे भी देंगे टाइम उसको, क्योंकि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर रखते हैं। वहाँ पे अब धीरे धीरे लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कहने को तो कम्युनिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म पूरा हावी है पूरा चाइना पे। सबको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, सबको दूसरे से कम्पीट करना है, तो वो बहुत प्रेशर है वहाँ पे। जजमेंटल सोसाइटी है चाइना काफ़ी। अच्छा भाई, आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि भाई जापान तो रोल्स रॉयस है और चाइना वॉनबी रोल्स रॉयस है। तो जब हमने चाइना की इतनी अच्छाई सुन ली और फिर भी ये सुन रहे कि ये वॉनबी रोल्स रॉयस है, तो फिर जापान कैसा लगा आपको? जापान के बारे में थोड़ी बताओ भाई। मैंने देखो ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना वो खरीदी नहीं जाती, वो क्लास बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किए हैं कि सोच के देखो 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी आज जो हमारी अब है, 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना तो उनका हर टेक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज़ करते हैं। मतलब कि कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है ना। तो जितना भी आप वहाँ टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज़ करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार मॉल इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतने बड़े झरने बनाए हैं, फिर बंदा जाता है उसमें हाथ धो दे रहा है। मैच नहीं कर रही ना चीज़। आप कह रहे हो गुची अरमानी के शोरूम पे भीड़ है, वहीं बाहर अंकल टी शर्ट ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वॉनबी रोल्स रॉयस है, लोगों की वजह से कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता भाई कुछ गलत है, कि शायद ये भी उनका ग्रोथ का एक रीज़न हो सकता है कि वो बदले नहीं, वो देसी हैं तो भाई वो देसी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन दी अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडॉप्ट कर चुके हैं लाइफ में। आपको रियल लाइफ में दिखता है वो जापान में दिखता है, चाइना में आपको वो दिखता है शोकेस कर रहे हैं, बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर है, मतलब
दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम भी हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई। नहीं मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा, जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो आंटी बैठ गई, अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं है टेक वैक से, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते हैं सारे चुपट गए क्या कहाँ फंस गए। बट जो यूथ है ना, नहीं वो नहीं है अच्छे। हाँ वो थोड़ा सा रूड लगते हैं भाई मेरे को। तो मैंने कई जगह देखा कि, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके, यार उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ ही पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास, तो मैंने जिम पास लिया और मैं 1.5-2 किलोमीटर था, मैंने यार पैदल कर चलते हुए चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। मैं जिम में गया, अब मैं Alipay से पेमेंट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वो बंदा कहने लगा कि कैश चाहिए, तो मैंने बोला कैश नहीं भाई, मैं Alipay मैं कहाँ से कैश लाऊंगा, और कैश वैसे भी तुम्हारे देश में चलता नहीं, तो कह रहा वीचैट से कर दो, और वीचैट हम कर नहीं सकते, उसमें लोकल सिटीजन की गारंटी चाहिए होती है। तो ऑल चाइनीज़ पूरे दिन या हर चीज़ वीचैट से करते हैं, हम टूरिस्ट के लिए Alipay बनाया हुआ है। और Alipay क्या बढ़िया ऐप है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसका एक QR होगा, उसको स्कैन करोगे, वो उसकी पूरी मेन्यू आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कॉफ़ी हो कुछ हो, वरना सब चाइनीज़ में रहता है, बट वो मेन्यू कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से ऑर्डर करके आप पिकअप भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला मैं Alipay से कर देता हूँ, तो क्या नहीं वीचैट ऐसा। मैं बोला यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला ये पास तो नहीं काम करेगा, आपका पास अवेल तभी हो सकता है जब आपके पास वीचैट होगा। मैं ठीक है यार, अब 2 किलोमीटर आए क्या करें, मैं चल दिया। फिर मैंने वहाँ देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये बात भी एक बंदा आया था अंदर से, उसने ये बात कही, वो Alipay से लेने वाला था मेरा, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, उसने मना कर दिया। अब फिर मैंने बोर्ड पे देखा, उसमें घंटे के हिसाब से टाइम लिखा हुआ था कि 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पास अवेल नहीं करना म्यूटेन वाला, मैं अब फ्रंट पे कर देता हूँ Alipay से। तो उसने कहा हाँ ठीक है ये कर दो। तो मैं उसको बस पेमेंट करने वाला था, फिर वो बंदा अंदर से भाग के आया और उसने उसको कुछ बोला, फिर उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप वीचैट से ही करो, क्योंकि उसको पता था कि मेरे वीचैट नहीं है। अब शायद इंटेंशनली उसने मुझे जिम में एक्सेस नहीं दिया, क्या था वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के थोड़े से यूथ तो ये यार तो गलत बात है इनकी। हाँ, थोड़ी अजीब लगा वो, वही चीज़ लगी थी बस, और तो। और आप बता रहे थे कॉमन वॉशरूम भी है, होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आपस में वैसे नहाते हैं, सब दिख रहा होता वो है। जापान में होते हैं अच्छा वो जापान का है। ऑनसेन, जिसमें नंगे नहाते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? जापान के ऑनसेन का, जापान में मैं था उसमें, एक माउंट फूजी के आसपास एक गांव है, एक तो मेन वाला है, एक दूसरा है थोड़ा दूर है, वहाँ पर था मैं। तो भाई जब मुझे नहीं ऐसी नहीं, ये माउंट फूजी के आसपास नहीं, ये टोक्यो की बात है। टोक्यो में मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, तो जब मैं पहली बारी भाई हॉस्टल में चेक इन किया, पहले तो हम सुबह फंस गए लव होटल में। वो क्या होता है भाई? अब हमें नहीं पता था भाई ये होता क्या सिस्टम है। वहाँ एक तो सबसे गलत बात है, 3 बजे चेक इन होता है भाई दिन में। मेरी फ्लाइट 2-2:30 बजे आई थी सुबह, मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे। तो पहले तो हमने 3 घंटे वेट किया कि मेट्रो चलेगी भाई तब जाएंगे, 8-10 हज़ार ऊबर दिखा रही है, क्यों खर्च करना है, हम तो भाई ट्रैवलर हैं, जितना पैसा बचेगा बचाएंगे। हम पहुँचे मेट्रो लेके हॉस्टल में, 7 बजे हम पहुँच गए थे। अब भाई और 12 घंटे का लेओवर था मेरा वियतनाम में, तो मेरे को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे चले हुए, और मैं पूरा ऐसे नींद में था कि अब तो बस पैसे ले लो मैं सोऊंगा। मैं हॉस्टल में पहुंचा, उसने बोला भाई 3 बजे चेक इन है तुम्हारा। मैंने यार 3 बजे तो नहीं रुका जाएगा, 7 बज रहे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, और फिर पूरा दिन खराब है, 3 बजे सोऊंगा तो उठूंगा कैसे। मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझको पैसे देता हूँ और तू मेरा रूम दे दे। कहता नहीं भाई, मना ही कर दिया, और मुझे लग रहा मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तेरे को आज का भी पैसे देता हूँ, 5,000 है ना तेरे, पर मुझे रूम दे दे। कहता नहीं 3 बजे ही दूंगा। 3 बजे ही दूंगा मैं। यार ये बात तेरी समझ नहीं आ रही। ठीक है मैंने लगेज रखा, मैं चल दिया, मैं गली में ढूंढता हूँ कोई। तो यार वहाँ पे ना एक होटल था वो लाल सा, तो मैं तो यही देख रहा था रूम्स अवेलेबल। अब उसमें मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ बटन लगे हुए थे 401, 402, 403, और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो नीचे बटन थे। अब मुझे लगा कि यार इन्होंने
वो बताए हुए हैं कि रूम ऐसे ऐसे हैं, 402 वाला, उसमें पैसे भी लिखे हुए थे नीचे। ठीक है यार ये कर लेते हैं, ठीक है 4-5 हज़ार का पड़ रहा है, सो जाएंगे अपना। मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए भाई। लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 400 दबा दे। इसने 402 दबाया कि मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं, हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई हैं, बेड पे जंजीरें हैं, और मशीन अंदर घुसते एक मशीन लगी हुई है। तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से कि अब बटन दबाओ आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उस पर रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं, कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे ऐसे सामान, प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम है, फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसको उसमें से लोगे वो पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीढ़ी सा रूम था भाई। भाई यार ये क्या भाई था? ये चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते हो एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा। तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। तो पूरा सिस्टम था भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट, कह रहा लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है, और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला, जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे। मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो, टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं। तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा, तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा। तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं, और ये जमाने में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है। तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ? और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूं हंस रहा हूँ ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे जो मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े उसमें बाहर ही है। उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा, भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन। भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाए, इसके साथ में यहाँ पे टिका नहीं जाएगा। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे भाई बैठा है ना, ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ में, इस तरफ मुंह करके। हाँ ऐसे ऐसे चौड़े में, ऐसे चौड़े में। मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। मैं यूं कर रहा हूँ। तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई, ऐसे ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरी तरफ से आ रहा था,
तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले देर से हेलो करूँ। हाँ तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर, यस। तो कहता वो पानी ना वहाँ से आ रहा है तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या क्या कह रहा भाई तू? भाई मैं नहीं, मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे। तो मैंने आते उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है? कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई, फाइन भरा उन्होंने। अब पता नहीं पहले ड्यूल लगाई नहीं लगाई भाई, वहाँ तो लगा हुआ था पोस्टर। और पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार। भाई बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे हैं भाई? आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है। भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज़ है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूँगा। उसका रीज़न है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो हाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बहुत ही। उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा होता कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं। या तो कोई बोल रहा हो भाई, कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ ट्रैश हो। भाई अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा। कॉफी का तो कुछ हो, अब 7-Eleven रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी, तो ये गलत है। बट हाँ ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि इतना साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक कई बार आधी ना, गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर धूल तो एकदम रहती है सफेद यार। जुराब है फिर वो गंदी तो होंगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार थोड़ा बहुत रोड वहाँ गाड़ियां तो चल गाड़ी चल रही है। बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है, मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई जापान का ट्रिप कैसा रहा आपका? भाई मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल सोलो ट्रिप था। मैं गया 1 महीने के लिए, मेरा क्लियर है, मैंने कहा जापान जाना है, 1 हफ्ते के लिए तो जाऊंगा नहीं, 15 दिन के लिए तो जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो 1 महीने के लिए जाऊंगा। भाई वीज़ा अप्लाई किया था 15 दिन का, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम वीज़ा हो गया था रिजेक्ट जापान का। मेरे को लास्ट ईयर जाना था जापान, मेरा हो गया वीज़ा रिजेक्ट। मेरे को लगा इस बार भी लगे ना लगे 15 दिन का अप्लाई करता हूँ। 15 दिन का अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को 1 महीने का वीज़ा दिया। मैं कहा ठीक है भाई 1 महीना रहेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि 15 दिन का अप्लाई करो वो एक्स्ट्रा डेज का दे देंगे तुमको? हो सकता है कि वीज़ा अगर मैं 14 दिन का अप्लाई करता तो 15 दिन का मिलता, बट मैंने 15 दिन का अप्लाई किया इसलिए उन्होंने मेरे को 30 डेज का दिया। ऐसा मेरा स्पेकुलेशन है, बट मेरे को पता नहीं भाई कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मेरा होता ही है। हम भी जब यूरोप गए थे तो 3 महीने का हमें भी मिल तो गया मेरा तो फर्स्ट था भाई, फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो मैं लास्ट में फंस गया भाई वहाँ पे, बहुत बुरा फंस गया भाई। मतलब जापान में, तो जापान में ना एक आइलैंड चेन है जिसको इजू आइलैंड बोला जाता है। बहुत सुंदर आइलैंड है उसमें, ठीक है। टोक्यो से मेन 340 या 350 किलोमीटर दूर है समुद्र में, बहुत छोटा आइलैंड है। और वो आइलैंड पे इतनी, आप फोटो यहाँ पर आप देखना, मैं दिखाऊंगा फोटो, यहाँ लगा भी देना, डबल वॉल्केनो है उस आइलैंड पे, ठीक है। और वो देखने में क्या सुंदर लगता है वो आइलैंड, मेरे को था बहुत सुंदर है, यहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाने के लिए आपको 2 फेरी बदल के जाना पड़ता है, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन। टोक्यो से लगते हैं कुछ 14 या 16 घंटे टोक्यो से। तो टोक्यो से आप पहले फेरी लेते हैं, ओवरनाइट जर्नी, रात में फेरी में बैठेंगे, सुबह उतरेंगे, देन वहाँ से एक नई फेरी लेंगे, वो 4 घंटे लेके आपको उस आइलैंड पहुँचाएगी। मैं उस आइलैंड पे पहुँच गया, उस आइलैंड को बहुत बेहतरीन सुंदर देखा, मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे फेरी लेंगे, वापस जाएंगे घर, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था 23 तारीख को, ठीक है। और मैं उस समय 2 दिन बचे होंगे वीज़ा ख़त्म होने में, 2 या 3 दिन, बस 2 दिन बचे थे। मैं कहा 23 को वीज़ा ख़त्म है, आज 21 तारीख है, कल लेंगे, वो चले जाएंगे। भाई सुबह हुई, मैंने आंटी को बोला जो वहाँ पे थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, आप पैसे बता दो। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा वापस जा रहा हूँ। कह रही वापस कैसे जाओगे? मैं कहा फेरी से। फेरी तो आज चल नहीं रही।
मैंने कहा वहाँ लिखा है वेबसाइट पे फेरी चलेगी, और मेरे को लग रहा है जापान है भाई, पक्के होंगे अपने वर्ड्स के ना, बट अब वेदर ऐसी है तो क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं आज तो वेदर ख़राब हो गई है, फेरी कैंसिल हो चुकी है, फेरी तो चलेगी नहीं। फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे बात कर रहे थे और कैसे बात करेंगे, तो वो मेरे को बोलती हैं कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में पता नहीं, ये आइलैंड ऐसी बीवी है तुम्हारी जो एक बार आओगे तो तुम्हें छोड़ के जाने नहीं देगी। और मेरे को डर लगना शुरू, मैं कहा मैं क्या करूँ भाई। फिर मैं वीजा एक्सपायर हो रहा है 2 दिन में भाई, 2 दिन में, और मेरे को हो गया कि मेरा सपना है लंदन जाना, अगर मेरे पासपोर्ट पे कुछ भी इशू आ गया मैं तो फंस जाऊंगा बहुत बुरा। तो भाई मतलब फिर क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं आंटी को छोड़ा, मैं बाहर गया, बाहर देखूं क्या है। भाई मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी पास से, मैं भागा 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 आवाज़ को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, बस कहाँ जाना है, भागा भागा भागा। मैं जैसे ही पहुंचा हेलीकॉप्टर मेरे सामने उड़ गया, चले गया भाई कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर एक पुलिस वाला है, एक लोकल आदमी है। पुलिस वाला एक ही है शायद उस आइलैंड पे, 160 लोग रहते हैं भाई, बहुत रिमोट आइलैंड, तो पुलिस वाला एक ही है वहाँ शायद। तो मैं पुलिस वाले को बताता हूँ अपना सिनेरियो कि सर मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, एनी हाउ मेरे को जाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर में करवा दो, कल करवा दो, कैसे भी करवा दो। वो हंस गया भाई मेरे मुँह पे, वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है मैं कहा भाई ये हंस क्यों रहा है, ये हाँ उसको लग रहा है फन चल रहा है। मैंने कहा भाई ये फन नहीं है, करवाओ कुछ भाई। तो उसने ना फिर हेलीकॉप्टर कंपनी का नंबर वहाँ होता है अवेलेबल, रिसेप्शन से लिया, आपको बुक करना होता है फ़ोन पे। अब मेरे पास ना जापानीज़ नंबर, ना मेरे को जापानीज़ आती है, तो उसने कॉल करके मेरे पता करा दिया। उसने बोला मैं शाम के 4 बजे, वैसे तो बुक चल रहा है सब कुछ, अगले 5 दिन तक हेलीकॉप्टर बुकड है, मैं फिर भी कॉल करके आपको शाम तक बता दूंगा, अगर कोई कैंसिल करेगा तो शायद आपको सीट मिल जाए। मैं कहा ठीक है, मैं शाम तक का वेट करता हूँ। भाई अब आइलैंड पे मेरे को रहना ही नहीं था उस दिन, मैं आइलैंड पे हूँ अकेले फंसा हुआ हूँ और शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम हुई मगर पुलिस वाला आया नहीं, मेरे को लगा गेम ओवर हो गई मेरी भाई। फिर वहाँ पे एक लोकल आदमी था जिसको इंग्लिश आती थी वहाँ, उस वैसे टोक्यो में यू विल फाइंड प्लेंटी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। अब इतनी दूर गए हो तो वहाँ कौन इंग्लिश बोले, नहीं आती लोगों को इंग्लिश। तो एक आदमी को आती थी इंग्लिश, जिसको मैंने अपना दुखड़ा रोया कि भैया ये हो गया, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरा। उसने कहा अपने इमिग्रेशन फ़ोन करो, अपनी एम्बेसी फ़ोन करो, करवाओ। मैंने कहा एम्बेसी में फ़ोन नहीं करना चाहता, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने कहा कल देखूंगा, अब होपफुली कल कुछ हो जाए। तो उसने बोला कि ऐसा करो, ऑफिस खुलता है हेलीकॉप्टर का सुबह 8 बजे, एक ही है वहाँ पे ना, एक छोटा सा जगह है, 8 बजे खुलेगा, आप आके सुबह लाइन में लगो, मेक श्योर के दैट यू आर फर्स्ट इन दी लाइन, अगर किसी ने कैंसिल किया देन आपको ले जाएंगे। भाई मैं सुबह कितने बजे हेलीकॉप्टर पे चले गया, सुबह 4 बजे। मैं कहा मेरे को जाना है भाई, मैं सुबह उठा 3:30 बजे, भाई 4 बजे मैं वहाँ पे, 8 बजे की उसमें 8 बजे मैं 4 बजे रोडीज की लाइन बना दी सबसे पहले, मैं यूं साल ले भाई। वो वहाँ पर एक बेंच सी थी, मैं गया बेंच पे जाके लेट गया और मैंने वहाँ अपनी बोतल रख दी कि ये मेरा स्पॉट है कोई वो नहीं होगा। वहाँ बोतल रखी और मैं कहा अगर आँख लग जाए बाय चांस और कोई और आके खड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई उस 4-5 घंटे में चाहे मेरे को बाथरूम आए कुछ भी आए, मैंने नहीं हिलना यहाँ से, मैं खड़ा रहूँगा। बट फिर लकीली भाई नेक्स्ट डे उसी दिन मतलब सुबह 8 बजे विंडो खुली, उसने चेक किया, एक सीट खाली थी क्योंकि किसी एक महान आदमी ने कैंसिल कर दिया था हेलीकॉप्टर। मेरे को हेलीकॉप्टर मिल गया और मैं हेलीकॉप्टर से फिर वापस आया। वरना क्योंकि क्या था, वो सैटरडे था, तो सैटरडे फेरी कैंसिल हो गई, संडे फेरी चलती नहीं है, मंडे फेरी लेता तो वो पहुंचाती मेरे को ट्यूसडे, खत्म था मेरा वीज़ा। भाई ये माहौल बड़ा इंटेंस होता है भाई कि ऐसा कुछ हो जाए अगर ट्रिप पे, बिल्कुल, लेने के देने पड़ वो भी जाते फर्स्ट ट्रिप पे। और भाई कुछ जगह बता दो जापान में जो कि एकदम मस्ट विजिट है, जाना ही चाहिए घूमने अगर कोई जा रहा है। भाई हिरोशिमा नहीं गए आप? गया हिरोशिमा में। वहाँ क्या है, मतलब कैसी वाइब है वहाँ पे? भी तो हुआ था एक बढ़िया भाई वहाँ ना यार बहुत सैड लगा, मतलब बहुत। वहाँ आप जाओगे, अगर हिरोशिमा म्यूजियम है वहाँ पे, एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, वहाँ पर अगर म्यूजियम चले जाते हो ना, लोग आपको रोते हुए दिख जाए। मतलब आपने पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? हाँ। पिन गिरने की आवाज़ आ सकती है आपको। वहाँ इतना ज़्यादा साइलेंस था, मैं उस म्यूजियम से वॉक कर रहा हूँ, आप चलते हो, आपके कपड़े साथ में रगड़ते हैं कभी कभी, कपड़ों की आवाज़ आती है। वहाँ भाई कपड़ों की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा साइलेंस, मतलब इतने लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो बहुत हॉरिफिक था। और वहाँ पे कहते हैं कि जब अटैक हुआ, जब बॉम्ब फटा था, तो जो लोग वहाँ पे मरे थे तो उनकी शैडोज तक वहाँ, बिल्कुल यही मैं बता रहा था। वहाँ पे म्यूजियम में उन्होंने लगाया हुआ एक पत्थर है जहाँ पे लोगों उसकी शैडो बनी रह गई जब वो बॉम्ब फटा, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस थी। शैडो जमीन में बनी हुई है, पत्थर में चिप ऐसे रह गई, वैपोरेट हो गए भाई बंदे जब वो एपिसेंटर पे फटा तो। और म्यूजियम वहीं एपिसेंटर के पास बनाया गया। उधर एक बिल्डिंग है जो खड़ी रही, क्या है, एक डोम है, उसको एटॉमिक डोम बोला जाता है, वो मेमोरियल के तौर पे अब खड़ा है कि याद रहे ऐसा कुछ बुरा हुआ था। तो क्या है कि जब बॉम्ब फटा ना, तो वो उस डोम के ठीक ऊपर फटा,
उस डोम से शायद 300 मीटर 400 मीटर फटा ऊपर। तो वो फटा, तो अब जब बॉम्ब फटा तो उसने फोर्स लगाई सब जगह बाहर, तो उसके आसपास का कुछ किलोमीटर 2 किलोमीटर शायद 2.5 किलोमीटर का एरिया तो उड़ गया, मगर उस डोम पे फोर्स लगी डाउनवर्ड्स, तो धरती में। अब वो था स्ट्रांग, उनकी बिल्ड क्वालिटी होगी बढ़िया, तो डोम की छत वत सब उड़ गई, मगर डोम आज भी खड़ा है क्योंकि उसके ठीक ऊपर बॉम्ब फटा था। तो वो एक मेमोरियल के तौर पे आज वहाँ पर खड़ा हुआ है हिरोशिमा में। ओ, वैसे वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब ऐसा कोई अटैक होता है तो यूजुअली पॉपुलेशन वहाँ नहीं होती या नहीं, तो बहुत बड़ा शहर है, अब तो इतना नहीं है, बट क्या होता है एटॉमिक बॉम्ब का, एक तो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, एक होता है कि वो आपकी जीन्स के साथ कुछ कर देता है, तो उसके बाद आपकी जनरेशन इफेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी बार लोग जो पैदा हुए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज पैदा हुए उसके बाद, तो वो तो है वहाँ पे म्यूजियम के अंदर भी दिखाया गया है। अभी बिल्कुल नॉर्मल सिटी है, यू कैन नॉट इवन टेल यहाँ कभी कुछ हुआ था। भाई म्यूजियम में और क्या क्या दिखाया गया है, अगर आप बता सकते हो? यार जो तस्वीरें थी ना वहाँ पर, तस्वीरें आपको हॉन्ट कर देती हैं। बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, फटे हुए कपड़े, थोड़े थोड़े जले हुए, वो सब था। वो शैडो वाली चीज़ मैंने बताई आपको, तो बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट वैसे जापान ओवरऑल मज़ा आया घूम के, या इंडिया में मज़ा आता है घूम के? नहीं, जापान में बोलूँ मैं। जापान की क्या यूनिक चीज़ें थी वहाँ? हमने सुना है वो पॉन वाले बार्स भी हैं, ऐसा कुछ सीडी हाँ, भी तो देते हैं एशिया का जो लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो टोक्यो में है, एशिया का लार्जेस्ट। अब वहाँ पे खाली थाईलैंड में नहीं है? आई थिंक नहीं, आई थिंक टोक्यो के अंदर है। गलत हो सकता हूँ बट मेरे को लगेगा नहीं मैं गलत होऊंगा, आई डोंट थिंक गलत होऊंगा। तो वहाँ क्या है कि वहाँ खाली ब्रॉथल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ अलग अलग तरह का ये होता है आपका रेड लाइट एरिया का। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है ब्लो जॉब बार्स। अच्छा। तो ब्लो जॉब बार्स वहाँ पे काफ़ी हैं। एक एरिया है वहाँ पे शिंजुकू के अंदर, काबा कुचिको करके जगह है, ब्लो जॉब बार्स होते हैं वहाँ पे। आप यू कैन गो, यू कैन अवेल द सर्विस एंड यू कैन कम बैक। उसके सिवा वहाँ पे होस्ट कैफ़े भी होते हैं, नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट, बट क्या होता है कि जो आप अगर जाते हो तो आपको 5-6 लड़कियाँ होस्ट करती हैं एक बार के अंदर। मतलब आपसे बातें करेंगी बार में बैठ के, आपका दिन पूछेंगी कैसा रहा, और आप कुछ भी बोलोगे आपकी बस तारीफ़ ही करेंगी कि मेरा बॉस ऐसा है। भाई वहाँ थोड़ा लोनली, खून गर्म करेंगी, थोड़ा लोनली लाइफ है वहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं खुश करेंगे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। हाँ, इमोशनल सपोर्ट वो देती हैं। उनकी ऑब्वियसली दारू वारू का खर्चा आप ही को देना है सारा तो वो बैठ के आपको कितने लुटा कर आए आप? मैं नहीं गया भाई तो आपको क्या है ना, उनको शायद फील होता हो कि हमें कोई बात करने वाला चाहिए, तो वो है। एक तो ये हो गया, एक मसल बार भी वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या है भाई, लड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े डोलो वाली, और वहाँ लोग जाके चाटे खाते हैं। हाँ, ये रील पे देखा है मैंने। ये भी बड़ा कूल है। बट अगेन दिस सोपलैंड आप पूछ रहे थे, सोपलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक तरह का ब्रॉथल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है, बट अलग अलग तरह के वो साइडवेज निकाल लेते हैं ना। तो सोपलैंड होता है जहाँ पे आप जाके एक सर्विस अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक लड़की नहलाती है, एंड देन उसके बाद मे बी इट लीड्स टू इंटरकोर्स, ये रहता है। बट आपको अपना एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो जापान का मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। दिमाग ब्लो हो गया भाई मेरा, ठीक है। मैं, ये हो गई टोक्यो की बात, मैं था ओसाका में। ओसाका में एक दिन मैं घूमते घूमते ऐसी एक जगह पहुंचा। ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पढ़ लिया था, इसलिए मैं वहाँ गया था। मैं को देखते हैं भाई क्या सीन है ये। तो आपने एम्स्टरडैम के बारे में सुना होगा, मैं तो गया नहीं, मैंने सुना है खाली कि वहाँ पे जो रेड लाइट, वहाँ का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे ग्लास के पीछे कुछ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। अभी हम देख कर आए थे, अभी हम गए थे। हाँ, उसका सेम वर्जन जापानीज में उससे बेटर इन द सेंस लाइक क्लीनलीनेस और वो सब ओसाका के अंदर है। जगह का नाम है टोबिता शिंती करके कुछ जगह है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। बट वहाँ भाई क्या सीन था, मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स पिंक है, सॉफ्ट पिंक, ठीक है, बहुत साफ। और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं, घर या दुकान कुछ भी बोल लो, छोटे छोटे लाइन से घर हैं, एंड वहाँ पे गेट्स खुले रहते हैं उनके। और उस घर के या उस शॉप के अंदर एक लड़की बैठी होती है अलग अलग अटायर्स में, लाइक एक कोई स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम में बैठी है, कोई खाली बिकनी में बैठी है, कोई आपकी अलग फैंटेसी होगी, कोई उसमें बैठी हुई है। एक जवान लड़की होती है, यंग काफ़ी, एंड एक मामा सान बोलते हैं, एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी नहीं, एक एजड औरत होती है वहाँ पे, बस दैट इज़ इट। तो आप उस स्ट्रीट से वॉक करते हो, आप लिटरली वहाँ पे उस रेड लाइट एरिया में घूमते हो, यू आर लुकिंग कि आपको अगर इंटरकोर्स करना है तो आप किसके साथ करोगे, लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग एवरीथिंग वाला ही हो गया सेम। हाँ, बट यहाँ ग्लास भी नहीं है, लड़कियाँ बस बैठी हैं और वो आपको हाय बोलेंगी, बुलाएंगी ऐसा। एंड देन आप अगर जाते हो उनके पास, तो जाते ही वो जो आंटी होती है वो आपके हाथ में एक
एक पेपर देती है जिसके अंदर बेसिकली Prices लिखे और rates रेट्स लिखे होते हैं कि 15 मिनट का XYZ, 20 मिनट का XYZ। भाई ये सेम चीज़ एम्स्टरडेम में ही है, बट वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है जो आप बोल रहे हो, सेम चीज़ है, स्ट्रीट है, बट वो इतनी सुंदर क्लीन नहीं है जो आपने बोला। भाई एकदम क्लीन, अच्छा, मतलब और ऑकवर्ड नहीं फील होता भाई, पता नहीं स्ट्रेंज था काफ़ी। तो वहाँ लोकल लोग काफ़ी घूम रहे थे? लोकल ही थे मोस्टली सारे, क्योंकि टूरिस्ट तो बहुत कम जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वो था भाई थोड़ा सा। टोक्यो में थे टूरिस्ट बहुत सारे? टोक्यो में तो बहुत टूरिस्ट, भाई टोक्यो मैंने सुना गाड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है भाई वहाँ पे ना। मैं नहीं कर पाया यार, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ काम नहीं किया, मेरे को लगा कि चलेगा, नहीं हुआ साला, वरना मैं प्लान था वहाँ ना ड्राइव करने का कुछ तो बढ़िया गाड़ी। दिखती है एग्जॉटिक कार जैसे दिखती कि मूवीज में भी हम देखते हैं। शिबुया करके एक जगह है, वहाँ मैंने देखी। बाकी कहते हैं योकोहामा टोक्यो के पास में, जैसे दिल्ली नोएडा हो गया ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ समझ लो। योकोहामा पास में एक शहर है टोक्यो के, तो वहाँ पर ज़्यादा कल्चर है गाड़ियों वाड़ियों का, लोग फुल वो करके टोक्यो ड्रिफ्ट वाली फील। Modify हाँ, वगैरह अंडरग्राउंड मीट्स भी होती हैं भाई वहाँ पे ना, मैं नहीं अटेंड कर पाया बट होती हैं, क्योंकि अगेन आपको गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी तो अब रेंट ही नहीं कर पा रहा, मैं तो क्या करूँगा।